यार आप 6 स्टार कोड शेफ हो, कोड फोर्सेस में कैंडिडेट मास्टर हो, और तब भी कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया। बेकार कंपनी थी। हेलो जी, कैसे हो सारे? दिस इज लव बब्बर एंड इस वीडियो में बात करने वाले यार कॉम्पिटिटिव कोडिंग के बारे में, साथ में प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के बारे में यार कि मुझे दोनों चीजें करनी पड़ेगी या सिर्फ एक चीज से करने से भी काम चल जाएगा। तो इस टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए हम तो हैं ही, हमारे साथ है स्ट्राइवर। तो स्ट्राइवर को बहुत सारे बच्चे पहले से ही जानते हैं, और जो नहीं जानते उनको बताते हैं यार ही इज अ कॉम्पिटिटिव कोडर और 6 स्टार कोड शेफ, साथ में कोड फोर्सेस पर कैंडिडेट मास्टर। तो कॉम्पिटिटिव कोडिंग के तो भाई ने धुएं निकाले हुए हैं। और बात करें अकम्प्लिशमेंट की, तो अमेजॉन में 6 मंथ की इंटर्नशिप, साथ में मीडिया.नेट डायरेक्ट आई के अंदर एक फुल टाइम ऑफर। तो एक टीयर 3 का बच्चा होने के बाद इतनी सही अकम्प्लिशमेंट भाई ने अपने पास रखी हुई है अंडर द बास्केट। तो भाई सबसे पहले पूछते हैं कि यार जर्नी क्या रही और ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब कैसे करी, क्योंकि जनरली यार माइंडसेट जो होता है टीयर 3 वाले बच्चों का कि नहीं हो पाएगा। तो आपने कैसे किया ब्रो? हेलो भैया, और आपने मेरा इंट्रो तो दे ही दिया है, तो आते हैं आपके क्वेश्चन पे जो है मेरी जर्नी। तो यार आपको तो पता ही है, जब आप किसी कॉलेज में फर्स्ट टाइम एडमिशन लेते हो तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आती है कि भाई साहब इस कॉलेज का प्लेसमेंट कितना है। और आप जब भी कॉलेज में एडमिशन लेते हो गूगल पे ये चीज़ सर्च करते हो कि यार इस कॉलेज की एवरेज प्लेसमेंट कितना है। तो मैं जब इस कॉलेज में गया तो मैंने सीनियर से पूछा, और जब उन्होंने कहा कि यार इस कॉलेज में एट मैक्स 3 लाख 4 लाख की कंपनी आती है, तो यार थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ मैं पहला 2-3 महीने। लेकिन फिर मुझे अपने जो फ्रेंड्स हैं जिन्होंने IITs NITs और वगैरह क्रैक किए थे, उन्होंने बताया कि कुछ कंपिटिटिव कोडिंग करके भी होता है। तो अल्टीमेटली मुझे फर्स्ट ईयर के एंड में पता चला कि कंपिटिटिव कोडिंग बोल के कुछ होता है जिसको करने से आपको लोग पहचानते हैं और शायद आपको चांसेस दे। तो मैंने उस मोमेंट पे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग शुरू करी। या स्टार्टिंग उतनी इजी तो नहीं थी क्योंकि कॉलेज में कोई कंप्यूटर कोडिंग करता था नहीं और उतनी हेल्प नहीं मिलती थी। तो इनिशियली मैंने अपने उन फ्रेंड से हेल्प लिया और इवेंचुअली ग्रो करते करते एक स्टेज पे पहुंचा कि जब मैं लोगों को अप्रोच करता था कि मुझे आप इस पे रेफरल दे दीजिए या फिर मुझे एक चांस दीजिए कि मेरी इंटरव्यू हो सके, तो यार वो लोग ऐसा नहीं कि इग्नोर कर देते थे। जस्ट बिकॉज मेरी CP की अचीवमेंट्स थी तो वो लोग मुझे एक रेफरल देते थे और उस रेफरल से मैं इंटरव्यू तक पहुंचता था। और एक बार आप इंटरव्यू में पहुंच जाते हो ना, तो आपको कोई देखता नहीं कि आप किस कॉलेज से हो, आप IIT से हो, आप IIIT से, आप DTU से हो या फिर आप कोई भी कॉलेज से हो। वो लोग क्या देखते हैं कि भाई आपकी स्किल्स कितनी है। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आपको प्रोजेक्ट्स पूछेंगे और आप कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो और आप कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, उस पे आपको हायर करते हैं, ना कि आपके कॉलेज नेम पे। अगर शॉर्ट में बोले तो यही एक छोटी सी जर्नी थी जहां मैं टायर 3 से एक इंटर्नशिप Amazon से और एक मीडिया.नेट से मुझे ऑफर मिली। ठीक है, तो जर्नी वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब बहुत सारे डाउट्स आते हैं मेरे पास यार बच्चों के कि सिर्फ कॉम्पिटिटिव फोकस कर लूं या फिर सिर्फ प्रोजेक्ट पे फोकस कर लूं, और अगर दोनों चीजें करनी है तो कॉम्पिटिटिव करने के बाद कितने प्रोजेक्ट मुझे बनाने हैं और किस लेवल के प्रोजेक्ट वो होने चाहिए। तो इन सब चीजों के ऊपर यार आप अपने विचार प्रकट कीजिए कि आपने क्या क्या किया था अपने टाइम पर। तो भैया आपने एकदम सही पॉइंट रेज किया है। मैं जब 3rd ईयर पे था मुझे ये डाउट काफी आती थी कि भाई साहब प्रोजेक्ट जरूरी है कि नहीं, अगर जरूरी है तो किस लेवल तक का जरूरी है। तो मैंने कुछ लोगों को अप्रोच किया था, मेरे सीनियर्स जो थे, तो उन्होंने कहा था कि यार अगर तू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में तगड़ा है तो तेरे रेज्यूमे में प्रोजेक्ट चाहिए। तो मैंने क्या करा था, बहुत बेसिक प्रोजेक्ट्स बना लिए थे, लेकिन जो टेक यूज करा था ना, मैं काफी कॉन्फिडेंट था उस टेक को लेके कि इंटरव्यू कुछ भी पूछे उस टेक से रिलेटेड मैं आंसर कर पाऊं। तो वही है कि आप बहुत तगड़े हो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, तो मेक श्योर कि आपके पास यार मिनिमम 1-2 प्रोजेक्ट्स हो, और अगर आप बहुत तगड़े नहीं हो तो यार प्रोजेक्ट्स थोड़े अच्छे लेवल का बना लेना, सो दैट रेज्यूमे तगड़ी हो जाए और वो इजीली शॉर्टलिस्ट हो जाए। और ऐसा भी होता है कि यार कुछ स्टार्टअप्स को CP नहीं जमता है, उनको प्रोजेक्ट चाहिए, तो इस वजह से मुझे काफी कंपनीज ने रिजेक्ट भी किया हुआ है जस्ट बिकॉज मेरे पास प्रोजेक्ट्स नहीं थे। तो बहुत सही पॉइंट बताया स्ट्राइवर आपने। अगर इसी चीज को मुझे समराइज करना हो तो समरी ये निकल के आएगी कि भाई आपको CP भी करनी पड़ेगी, आपको प्रोजेक्ट भी करने पड़ेंगे। अगर आपका इंटरेस्ट CP में बहुत ज्यादा है, आप मान के चल रहे हो कि भाई मैं तो अच्छे लेवल का 6 स्टार 7 स्टार कोड शेफ बना लूंगा प्रोफाइल इतनी अच्छी, तो उस केस में भी आपको प्रोजेक्ट करने ही पड़ेंगे, भले ही वो थोड़े बेसिक टाइप के होंगे बट आपको करने पड़ेंगे। जैसे ड्राइवर ने भी बताया कि ग्रोफर्स वगैरह स्टार्टअप्स में जब उसने अप्लाई किया तो रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट अच्छे नहीं थे, प्रोजेक्ट उस लेवल के नहीं थे। तो दोनों कॉम्बिनेशन आपको चाहिए यार। बट अगर आपकी कॉम्पिटिटिव बहुत तगड़ी है तो प्रोजेक्ट के लेवल में कॉम्प्रोमाइज चल जाएगा, बट अगर कॉम्पिटिटिव थोड़ी नॉर्मल लेवल की है तो प्रोजेक्ट भी थोड़े बढ़ाने पड़ेंगे। मतलब समझ रहे हो, ये अगर बढ़ गया तो ये थोड़ा कम चलेगा पर 0 नहीं चलेगा, और दोनों अगर बराबर रहेंगे तो सबसे आसान केस है। क्योंकि अगर कॉम्पिटिटिव में ABC लेवल कोड फोर्सेस कर लेता हूं, उसमें ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, तो प्रोजेक्ट भी मैं मीडियम लेवल के बना सकता हूं। टाइम की बात है, अगर आप ज्यादा कॉम्पिटिटिव में घुसोगे तो वहां ज्यादा टाइम लगने वाला है, और आपने वो टाइम अगर वहां पे दे दिया तो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का टाइम अपने आप कम हो जाएगा। तो दोनों चीजों में बैलेंस बना के चलना है। बैलेंस बनाओगे तभी बैंक बैलेंस आएगा। ठीक है,
एकदम भैया, बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब ये बात तो हो गई। अब यहाँ पे एक बहुत ही कॉमन डाउट आता है बच्चों का कि मान लो अगर कोई बच्चा कॉम्पिटिटिव कर रहा है कोड फोर्सेस पर, तो बोल रहा है यार मैं ए लेवल तो मुझसे हो रहा है, बट जब मैं बी लेवल करने जाता हूं तो मुझसे क्वेश्चन होता नहीं है, लॉजिक बनता ही नहीं है। और अगर मैं कोई क्वेश्चन कर रहा हूं तो मुझे कितना टाइम इस पर स्पेंड करना है और कितने टाइम बाद उसका एडिटोरियल देखना है। और हर एक क्वेश्चन के लिए, मतलब हर एक टॉपिक के लिए, जैसे एरे है, जैसे ट्रीज है, उसको किस तरीके से डिवाइड करना है, हर टॉपिक को कितना टाइम देना है, कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। तो आपकी रैंक इसमें अच्छी है, आपके कोड फोर्सेस पे मतलब अच्छी रेटिंग्स वगैरह है, तो इसमें आपका सजेशन क्या रहेगा बच्चों के लिए कि मतलब वो सही तरीके से अप्रोच को फॉलो कर पाए? तो भैया ये जो क्वेश्चन है ना कि यार ए नहीं बन रहा है, बी नहीं बन रहा है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इतने दिन से कर रहा है, अच्छे नहीं हो रहा है, इस सवाल मुझे भी आता है। और इसका एक यार सिंपल सा मैं चीज बताना चाहूंगा, जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है ना, वो ऐसा नहीं है कि यार आप 6 महीने में मास्टर बन जाओगे या फिर आप बहुत तगड़े बन जाओगे। आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको 1 साल 2 साल इस पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी आप अच्छा बनोगे। और अगर आप सिर्फ प्लेसमेंट के लिए सीपी कर रहे हो तब भी आपको मिनिमम 6 महीने देना पड़ेगा। और रहा बात यार कब एडिटोरियल देखे, तो मैं तो बोलूंगा यार आप 1 घंटे ट्राई करो, और अगर आपको कुछ भी स्ट्राइक नहीं कर रहा है तब आप एडिटोरियल देखो। और ऐसा भी नहीं कि आप यार पूरा एडिटोरियल देख लो, आपको ऐसे शुरू करना चाहिए जो टैग्स है, जैसे लेट्स से क्वेश्चन में बाइनरी सर्च लगता है तो आप उस टैग को देखो और फिर आप सोचो कि यार बाइनरी सर्च से कैसे सॉल्व हो सकता है। आप कुछ टाइम और स्पेंड करो, और अगर फिर नहीं बना तो आप एडिटोरियल के 3-4 लाइन पढ़ो कि यार स्टार्टिंग कैसे किया अप्रोच का, फिर आप खुद सोचो। और भैया तब नहीं बनता है तब यार पूरे एडिटोरियल देखो, ये फंडा है। आप ऐसे नहीं कि यार क्वेश्चन बना नहीं 10 मिनट में चलो एडिटोरियल देखते हैं कर लो, ऐसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में आप अच्छे नहीं हो सकते। आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा और आपको स्टेप वाइज जाना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के पीछे की जो साइकोलॉजी होती है वो पूरी की पूरी स्ट्राइवर ने आपको समझा दी है। अब मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे यार कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग ने आपको क्या दिया? एक टीयर 3 का बच्चा जब किसी के पास रेफरल के लिए जाता है तो बहुत सारे केसेस में ये होता है कि यार उसको रिप्लाई नहीं आता, उसको रेफरल नहीं मिलता। तो एक बार दोबारा बताता हूँ स्ट्राइवर के बारे में। 6 स्टार कोड शेफ, कोड फोर्सेस पे कैंडिडेट मास्टर, जीएफजी पे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कोर्स के इंस्ट्रक्टर, और अपना खुद का यूट्यूब चैनल भी इनका टेक यू फॉरवर्ड, जहां पे ये बच्चों को बताते हैं कॉम्पिटिटिव के हर टॉपिक में कितनी डीप हमको जानना है, क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सारी स्ट्रेटेजीज वहां पे डिस्कस करते हैं। तो अगर मैं किसी को लेके आया हूं चैनल पर तो वो हम ये मान सकते हैं कि भाई स्ट्राइवर हमारा कॉम्पिटिटिव कोडिंग में एक बहुत अच्छे लेवल पर है, एक प्रो लेवल पर है। ठीक है, तो अब यहां पर मेरा क्वेश्चन स्ट्राइवर से ये रहेगा कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग ने आपको अब तक क्या क्या दिया है? एक टीयर 3 का बच्चा अगर इतना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहा है सीपी के अंदर, तो सीपी उसको क्या देती है? तो भैया आप जो पूछे सीपी ने मुझे क्या दिया है, आपको शायद ये पूछना चाहिए सीपी ने मुझे क्या नहीं दिया है। क्योंकि यार एक जो टायर 3 का बंदा होता है ना, वो जब लिंक्डइन पे किसी को मैसेज करता है या फिर एक IITian या NITian को टेक्स्ट करता है ना, उसको रिप्लाई नहीं मिलता, क्योंकि यार वो टायर 3 का है। तो यार जस्ट बिकॉज मैं कोडशेफ पे 6 स्टार था, जस्ट बिकॉज मेरी कोड फोर्सेस पे अच्छी रेटिंग थी, लोग मुझे रिप्लाई करते थे। तो पहली बात तो यार मुझे बहुत सारे रेफरल्स मिले। मैं जब लिंक्डइन पे लोगों को मैसेज करता था तो मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल में लिखी हुई थी 6 स्टार कैंडिडेट मास्टर एट कोड फोर्सेस, तो लोग रिप्लाई करते थे। सेकंड, मेरे काफी फ्रेंड्स बने IITs में, NITs में। तो क्यों बने? क्योंकि यार मैं कोडिंग में अच्छा था, तो वो लोग मुझसे बात करते थे। तो यार अगर सीपी नहीं होती तो क्या आप मेरे को आज इस चैनल पे देख रहे होते? एक चैनल जो इतनी ग्रोथ पे है, नहीं ना। तो शायद आपका आंसर मिल चुका है कि सीपी ने एक ऐसे बंदे को क्या दिया जिसके कॉलेज के नाम के बारे में शायद आपको अभी तक नहीं पता है। तो हाँ यार, मैंने आपको स्ट्राइवर के कॉलेज का नाम अभी तक नहीं बताया क्योंकि आप लोग उस चीज में इंटरेस्टेड ही नहीं हो। आप इंटरेस्टेड हो कि यार इस बंदे ने कॉम्पिटिटिव करी है इतनी तगड़ी, तो कैसे करी है, क्या चीज फॉलो करी थी, इसकी टिप्स लेने आए हो आप। ठीक है, फिर भी नाम बता देता हूँ, जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट, अरे यार नाम भूल गया तो स्ट्राइवर के कॉलेज का नाम है जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। ठीक है, नाम बता दिया तो जैसे मैंने आपको बताया यार कि स्ट्राइवर के पास Media.net डायरेक्ट आई से सॉफ्टवेयर इंजीनियर का भी एक ऑफर है। और डायरेक्ट आई की अगर मैं बात करूं तो यार एक कहानी है मेरे पास। NSIT के अंदर इंटर्नशिप में जब डायरेक्ट आई थी तो 3 क्वेश्चन जो थे वो पूरे कॉलेज में एक बच्चे से हुए थे। ठीक है, तो एक बच्चा इंटर्नशिप में सिलेक्ट हुआ था। अगर मैं फुल टाइम अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो पूरे कॉलेज में से एक बच्चे ने भी 3 क्वेश्चन नहीं किए थे। तो आप समझ सकते हो कि यार जब वो क्वेश्चन देते हैं तो उन क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, और अगर कोई बच्चा उसी कंपनी में प्लेस्ड है तो उसकी कॉम्पिटिटिव का लेवल क्या होगा। तो आपका कोई भी डाउट हो कॉम्पिटिटिव कोडिंग के रिगार्डिंग किसी भी टाइप का, वो आप स्ट्राइवर से पूछ सकते हो। जितने भी इनके हैंडल्स हैं सोशल मीडिया के वो सारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। इनका खुद का चैनल भी है, वहां पे भी जाके आप टॉपिक्स को कवर कर सकते हो, देख सकते हो, पूछ सकते हो। ठीक है, तो यार हमने सारे के सारे एस्पेक्ट कवर कर लिए हैं कि भाई की जर्नी क्या थी, प्रोजेक्ट और कॉम्पिटिटिव में क्या डिफरेंस है, कितना करना चाहिए, बैलेंस कैसे बनाना है, और जितने भी बच्चों के डाउट आते हैं वो जनरल डाउट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि मैं एक बच्चा हूं और मैं टीयर 3 का बच्चा हूं। मैंने सोचा कि भाई मैं Amazon में मतलब फाड़ दूंगा, मैं तो ऑफ कैंपस अप्लाई करूंगा, सिलेक्ट हो जाऊंगा।
अब मैं पढ़ रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव कोडिंग कर लिया मैंने, बट मुझे पता ही नहीं चला अमेजॉन कब आई और मुझे बस लिंक्डइन पे पोस्ट दिख रही है बच्चों की कि ये बंदा सिलेक्ट हो गया, ये बंदा सिलेक्ट हो गया। मुझे पता नहीं चला कि अप्लाई करूं कहां मैं। मतलब मेरे को आता सब कुछ है, मैं कॉम्पिटिटिव में चैंप आदमी हूं, पर मैं अप्लाई करूं कहां पे। तो क्वेश्चन ये है लास्ट कि आपने सब कुछ कर लिया, बट आपको पता कैसे चल रहा है कि हाँ यार इस कंपनी में ओपनिंग्स है, इस कंपनी में ओपनिंग्स है, ये SD1 की ओपनिंग्स है, ये SD2 की ओपनिंग्स है। तो ओपनिंग से कैसे पता लग रहा है और आप उसमें अप्लाई कैसे कर पा रहे हो, क्या क्या वेज हैं, इन पे बात करते हैं थोड़ी सी। तो भैया आपने बहुत सही बात करी है कि यार कंपनी कब आती है कब जाती है पता भी नहीं चलता है, और लास्ट में लिंक्डइन पे पोस्ट देखते हैं कि भाई साहब इस बंदे का इस कंपनी में हो गया। तो इससे रिलेटेड मैं आपको एक मस्त सा किस्सा सुनाता हूँ। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कवर करा था कि ये कंपनी टायर 3 को हायर करती है ऑफ कैंपस। तो मैंने अपने एक जूनियर को बोला कि भाई ये वाली वीडियो थोड़ी शेयर कर दे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। तो मुझे जूनियर बोलता है कि भैया नहीं, ये वाली वीडियो शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं शेयर करता हूं तो सबको पता चल जाएगी। यार इससे सीख क्या मिलती है कि आपको कोई हेल्प नहीं करने वाला, क्योंकि कंपटीशन बहुत है मार्केट में। तो मैं यही सजेस्ट आपको करूंगा कि आप खुद से पता लगाओ। और आप ये पता कैसे लगाओगे, लेट्स से आप सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, तो आप जो आपके सीनियर्स हैं उनको देखो कि यार ये बंदे कहां कहां अप्लाई कर रहे हैं, उनसे पूछो, क्योंकि वो बता देंगे। आपके करंट ईयर्स भले ही ना बताए, देखिए वो टाइम फ्रेज मार्क करके रखो कि यार इस टाइम पे ये कंपनी इस साल आ रही है तो नेक्स्ट साल भी इसी टाइम पे ही आएगी। क्योंकि जो बड़ी कंपनीज होती है ना, इनकी एक पैटर्न होती है, अगर ये दिसंबर में हायर कर रहे हैं तो यार ये दिसंबर में ही हायर करेंगे। जैसे अमेजन हो गई, ये 6 मंथ्स के इंटर्न यार नवंबर से ही शुरू करती है इंटरव्यू लेना, तो ये नवंबर से ही करेंगे हर साल। तो ये पैटर्न होती है, तो आप ये पैटर्न कलेक्ट करो, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखो। फिर जब आपकी टाइम आएगी आप उस टाइम पे एक्टिव हो जाओ, इनके जॉब्स पोर्टल पे एक्टिव हो जाओ, इनके लिंक्डइन पे इनके रिक्रूटर्स को फॉलो करो, सब जगह एक्टिव रहो, और उसी से आपको पता चलेगा कि यार ये कंपनी हायर कर रही है। फिर आप लिंक्डइन पे लोगों को अप्रोच करो कि यार रेफरल दे दो। इसी तरीके से आपको पता चलेगा कि ओपनिंग है। सो यार इसी तरह से आपको इंटरव्यूज मिलेंगे। तो भले ही आप टायर 3 से हो, आपको उस कंपनी में जॉब इजीली मिल सकता है। तो स्ट्राइवर की इंटरेस्टिंग स्टोरी से हमें यह पता लगता है कि कोई भी आपकी हेल्प करने वाला नहीं है, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते हो। लिंक्डइन पे जाओ, प्रोफाइल बनाओ, एक्सप्लोर करो, ट्रैक करो हर कंपनी को, यार ये कब निकाल रहे हैं, कब निकाल रहे हैं, पैटर्न सेम रिपीट होने वाला है, होता रहेगा। तो वो चीजें आपको करती जानी है। तो अगर मुझे समराइज करना हो तो इस वीडियो के अंदर हम बहुत सारी चीजें कवर कर चुके हैं, जिसमें कि स्ट्राइवर की एक जर्नी, एक टियर 3 का बच्चा कैसे सीपी से एक बढ़िया सी कंपनी में प्लेस हो चुका है। और हम बात करते हैं कि यार प्रोजेक्ट और कॉम्पिटिटिव में क्या क्या डिफरेंस है, बैलेंस बनाऊं या फिर सिर्फ एक कर लूंगा तो बात बन जाएगी। बच्चों के डाउट एडिटोरियल देखूं कि ना देखूं, क्वेश्चन में कितना टाइम स्पेंड करूं कि ना करूं, किसी टॉपिक पे कितने क्वेश्चन करूं, कितना टाइम लगाऊं, ये सारी की सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। सीपी ने क्या दिया है, सिर्फ सीपी के दम पे एक स्टूडेंट जीएफजी पे इंस्ट्रक्टर है, तो आप खुद ही सोच सकते हो कितनी पावरफुल चीज है। अगर आप मान लो कि जॉब नहीं करना चाह रहे हो, सिर्फ सीपी के दम पे कुछ करना चाह रहे हो, तो ये इतनी कैपेबल है कि आप इसके टर्म्स में मॉनिटरी बेनिफिट्स ले सकते हो। तो थोड़ा समझ रहे हो ना बात को। तो बाकी सारी चीजें कवर कर चुके हैं। वीडियो इतनी थी, बताना कैसी लगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्रावण भाई। तो थैंक यू भैया मेरे को अपने चैनल में बुलाने के लिए। तो यार आप सबके दिमाग में एटलीस्ट अब ये तो क्लियर हो गया होगा कि आप अगर टायर 3 से हो या फिर कोई छोटी कॉलेज से हो तो प्लेसमेंट लेना टफ नहीं है। और अगर आपने अभी तक ये वीडियो देखा है तो आप नीचे लाइक जरूर करना और बब्बर भैया के चैनल को सब्सक्राइब फॉर श्योर करके जाना। सो बाय बाय, सी या। तो जितने भी डाउट्स हो सीपी के रिगार्डिंग, आप ड्राइवर को मैसेज करके परेशान करना। जितने भी हैंडल्स है मैं सारे नीचे अटैच कर दूंगा। कोई भी डाउट हो, भाई को छोड़ना नहीं है, सारे डाउट्स पूछ लेना है, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।